बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। अब तो क्रिकेट ही क्रिकेट होने वाली है। 22 अगस्त से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज श्रीलंका में खेली जा रही है और फिर उसके बाद 30 अगस्त से एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, जहां पाकिस्तान अपना इफ्तिताही मैच नेपाल के खिलाफ मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेलेगा। 30 अगस्त से 17 सितंबर तक एशिया कप जारी रहेगा और फिर उसके बाद 5 अक्टूबर से क्रिकेट का आलमी मेला वर्ल्ड कप की सूरत में भारत में सजने जा रहा है। क्रिकेट के हवाले से आज के शो में बात करेंगे। पाकिस्तानी टीम का ऐलान हो चुका है। पाकिस्तानी टीम जो है वो श्रीलंका पहुंच चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स जो थे वो ऑलरेडी श्रीलंका में मौजूद थे, जो श्रीलंकन प्रीमियर लीग में हिस्सा ले रहे थे। उसके अलावा कुछ खिलाड़ी जो कि इंग्लैंड में 100 खेल रहे थे वो भी श्रीलंका पहुंच रहे हैं और इस तरह टीम जेल होगी। और इस बात का भी चांस है कि टीम के हेड कोच कंसल्टेंट मिकी आर्थर भी पहुंचेंगे, लेकिन ग्रांट ब्रैडबर्न जो हेड कोच है वो वहां होंगे। डायरेक्टर कोचिंग है मिकी आर्थर डायरेक्टर, और कंसल्टेंट वो भी पहुंचेंगे। इस हवाले से हम आज के शो में बात करेंगे और आज के शो में गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के मशहूर मोहम्मद बरादरान के खानदान से ताल्लुक रखने वाले साबिक टेस्ट ओपनर शोएब मोहम्मद जो हनीफ मोहम्मद के साहबजादे हैं। अभी 11 अगस्त को हनीफ मोहम्मद साहब की बरसी भी मनाई गई। हनीफ साहब की जो खिदमात थी, 337 रन की उनकी इनिंग्स ब्रिज टाउन बारबाडोस में कौन भूल सकता है। उस जमाने में जब पिच पर कोई कवर नहीं होता था, कोई हेलमेट नहीं पहनते थे और फिर वेस्ट इंडियन पेस बैटरी का मुकाबला करना यकीनन कमाल की बात थी। लेकिन शोएब मोहम्मद अपने वालिद की तरह इन्होंने भी डबल सेंचुरी स्कोर की टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ, और फिर उसके अलावा ये 45 टेस्ट मैचेस और 63 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले पाकिस्तान की जानिब से। सिलेक्टर भी रहे, फील्डिंग कोच भी रहे, मुख्तलिफ हैसियतों में इन्होंने काम किया, PIA से भी वाबस्ता रहे। इनसे हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम शोएब मोहम्मद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, पहले आपको क्रिकेट के हवाले से एक पैकेज दिखाते हैं। जी, पैकेज आपने मुलाजा किया और शोएब मोहम्मद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। शोएब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। ये बताएं, अब तो क्रिकेट ही क्रिकेट हो रही है, बेनतहा क्रिकेट। अभी अमेरिका में भी एक T10 लीग हो रही है, मिसबाह उल हक वगैरह वहां पहुंचे हुए खेलने के लिए, अब्दुल रज़ाक भी गए हुए। आप कैसे देखते हैं इतनी ज्यादा क्रिकेट? जब आप खेलते थे क्रिकेट, जब आपने, मुझे अच्छी तरह से याद है, 1983 में अपना डेब्यू किया भारत में, जहीर अब्बास कप्तान थे, उसके बाद से लेकर अब तो 30 बरस का अरसा गुजर चुका है, तो आप कैसे देखते हैं? बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं हो गई? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा क्रिकेट होने से एक ये है कि मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड में रहता है, उसी सर्कल में घूम रहा होता है माइंड सेट आपका, और आप नेचुरली परफॉर्म इस टूर्नामेंट से उस टूर्नामेंट में भी अगर आपने अच्छा किया है तो कैरी ऑन करना चाहते हैं, तो एक तरह से तो अच्छी चीज़ है। लेकिन जो वेयर एंड टेयर है बॉडी का, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो टीम की परफॉर्मेंसेज हैं वो अक्सर डाउन होना शुरू हो जाती है। अब जैसे हमारे नेबरिंग कंट्री की आप परफॉर्मेंसेज देखें लेटली जो रही वेस्ट इंडीज के, वो उसका कोर रीजन ही है कि बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलने की वजह से वो हंगर फॉर जो रन्स है और एक्स्ट्रा एक्रोबैटिक इफेक्ट जो नजर आ रहा होता है, वो नजर इसलिए नहीं आता जब टू मच ऑफ क्रिकेट की वजह। लेकिन हार्दिक पांड्या तो ये कहते हैं कि भारत के पास इतना टैलेंट है कि 3-4 टीमें बना लें। अब उनकी कप्तानी में टीम का क्या हाल हुआ वेस्ट इंडीज? वो कहने के लिए तो कुछ भी इंसान कह सकता है ना, वो लेकिन बात यह है कि ऑन द डे आप परफॉर्मेंसेज उस तरह की देना शुरू करें। लेकिन वो प्लेयर अच्छे जरूर होंगे, लेकिन एक टीम को कंबाइन करने में टाइम लगता है और वो इट डज नॉट कम इजी, इट डज नॉट कम ओवरनाइट। रातों रात ये चीजें नहीं बनती, कॉम्बिनेशन होता है। बाद दफा यस सामने वाला वो उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो आप तो निकल गए क्रीज से, तो जी रन आउट हो गए। तो ये छोटी छोटी माइन्यूट चीजें भी काम करती हैं। लेकिन एक और चीज शोएब के, अब जिस तरह से हमने बात की भारत की, अब पाकिस्तान की आपने जो बात की ना कि बॉडी पे बड़ा असर पड़ता है, कहीं इसकी ये रीजन तो नहीं कि लड़के जो है वो टेस्ट क्रिकेट वगैरह छोड़ रहे हैं, कह रहे हैं हम शॉर्टर वर्जन में खेलें, पैसे भी ज्यादा हैं शॉर्टर वर्जन में और उसमें पैसे कम है टेस्ट क्रिकेट में, ये रीजन भी हो सकती है? मोस्ट डेफिनेटली कोर रीजन ही है, और इसका बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज किया। मैं तो कहता हूं कि आप T20 क्रिकेट देखिए, एक प्लेयर पाकिस्तान क्रिकेट जो है उसको अंडर 19 अंडर 16 से बिल्डअप करती है, उसके ऊपर पैसा खर्च करती है। इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा होती है कि वो एक टाइम के बाद आके प्रोडक्ट बनता है।
फिर वो आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है और लोहा मनवाता है और जितवाता भी है और इस किस्म की चीजें। तो आप उस जो फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी ऑफ क्रिकेट दुनिया के लेजेंड्स, बड़े से बड़े लेजेंड से भी उसके जबान से सुनेंगे कि जी टेस्ट क्रिकेट इज आवर प्रायोरिटी एंड हैड ऑलवेज बीन। तो ये चीज का मतलब ये है कि क्रिकेट को, टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटी ही देना चाहिए। आप उनके पैसे कम कर दें। T20 के आप जो फीस एक्सूबरेंट अमाउंट ऑफ ह्यूज अमाउंट जो देना शुरू कर दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है प्लेयर वहां क्यों 5 दिन अपना दिमाग लगाएगा, बॉडी का वेयर एंड टेयर करेगा और फिर ये भी खेलना है। तो ये चीज थोड़ा सोचना चाहिए बोर्ड को कि आप इन्वेस्टमेंट करके उसको एक चीज बनाते हैं, वो आपकी मेन चीज को छोड़ के T20 में आ जाता है। तो ये आपने सवाल अच्छा किया, तो मैंने ये एकदम मुझे वापस क्लिक किया। अच्छा, एक और चीज है कि क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अभी तक तो नहीं दिया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए तो तकरीबन 45 लाख रुपए माहाना ऑफर कर रहा है बाबर आजम जो टॉप के प्लेयर्स हैं। लेकिन अगर शोएब 45 लाख रुपए एक महीने के इनको मिल रहे हैं, और महीने के जी, और अगर ये क्रिकेट कहीं और खेलने जाएंगे वहां तो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ मिलेगा। आपके यहाँ तो 45,000 मिलते थे या 45 लाख? टेस्ट मैच के जब मैं सीनियर कैडर में आया तो 13,000 रुपए मिलते थे। जो मुझे हाईएस्ट जो एवर पेमेंट मिली बोर्ड से वो 13,000, जबकि वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 और जो तमाम 5 मैचों में 5 सेंचुरियां वगैरह जो भी कह लें आप, उसमें जो सबसे प्रायोरिटी जो टॉप अमाउंट जो मुझे मिली है एवर वो 30,000। लेकिन बोर्ड इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है ना कि अगर हम सिर्फ एक लीग में खेलने की इजाजत दें या 2 लीग्स में खेलने की इजाजत दें। अब आप नसीम शाह का देख लें, नसीम शाह लंकन प्रीमियर लीग में खेल लेते और इंजरी का शिकार हो गए। अभी तक उनके हवाले से कोई क्लियर पोजीशन ही नहीं है कि आया वो अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेंगे, वो वही है श्रीलंका में। तो आप नहीं समझते कि बोर्ड अगर ये स्ट्रैटेजी बना रहा है कि एक खिलाड़ी को 1 या 2 लीग्स खेलने की इजाजत दी जाए, लेकिन अब आप देखें अगर एक लीग खेलता है एक खिलाड़ी, उसको 60-70 लाख रुपए मिलते हैं 2-3 हफ्ते के, तो खिलाड़ी उधर जाएगा या इधर जाएगा? बोर्ड को भी तो उनको देखना होगा ना। नहीं, until unless वो एम्फेसिस ना दिए जाएं तो प्लेयर तो बोलेगा जी मैंने तो हर टूर्नामेंट खेलना है। तो जब पाकिस्तान के लिए बारी आएगी, इंपॉर्टेंट सीरीज की बारी आएगी, वो तो वहाँ वो कमर या पाँव या कुछ लेके बैठ जाएगा कि जी मुझे थोड़ा सा इस दफा इंजरी है। तो उसका हु इज टू बी ब्लेम? बोर्ड आर द बोर्ड पर्सनैलिटीज आर द वन हु वुड बी ब्लेम एंड और शुड बी ब्लेम। इसलिए कि वो अगर गलत टाइम के ऊपर अगर देखें, वर्ल्ड कप नहीं है या कोई बड़ा इवेंट नहीं है, मेजर टाइम है प्लेयर के पास, तो दैट इज द टाइम यू ऑफ कोर्स गिव देम द गो अहेड फॉर इट। लेकिन उनको खेलने का इजाजत देनी चाहिए कि वो उनका ब्रेड एंड बटर भी है, लेकिन अपनी प्रायोरिटीज को देखने के बाद। सही क्या आपने। अच्छा, अब शोएब इधर आते हैं कि ये पाकिस्तान के कई प्लेयर्स लंकन प्रीमियर लीग में भी खेल रहे थे, बाबर आजम, नसीम शाह, मोहम्मद नवाज, शायद फखर जमान भी थे, वहाँ बहुत सारे प्लेयर्स थे। तो अब आप क्या देखते हैं, अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज है 22, 24 और 26 अगस्त को 3 मैचेस हैं। आप समझते हैं कि प्लेयर कौन कौन से इकबाल भाई? 2 हम्बन टोटा में और 1 कोलंबो में, 2 मैचेस हम्बन टोटा में, 1 कोलंबो में। तो आप कैसे देखते हैं ये सीरीज एशिया कप के लिए तैयारी का हिस्सा साबित हो सकती है? एशिया कप के लिए 50 ओवर्स की सीरीज है, ये भी 50 ओवर का वनडे। जी बिल्कुल। देखिए, एक तो अच्छी चीज ये है कि अभी रिसेंट पास में पाकिस्तान वहां से खेल के आया और इमर्ज आउट एज अ विनर। और उसमें दूसरी अच्छी बात ये हुई कि हमारे वेरियस प्लेयर्स फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट्स, मिडिल ऑर्डर भी, टॉप ऑर्डर भी और स्पिनर्स ने भी, तो हर डिपार्टमेंट ने अच्छा किया। फील्डिंग ने खास तौर के ऊपर, जिसकी वजह से हम बेसिकली ये सीरीज जीते हैं, वो फील्डिंग का बड़ा अच्छा पार्टिसिपेशन रही। कैचेज उन्होंने अवेल करे, जैसे आपने बताया था पिछले प्रोग्राम 18 कैचेज किए एक मैच में। तो इसका मतलब ये है कि ऑन द हाइज है इस वक्त पाकिस्तान टीम और उसको कैरी ऑन ही करेगी और करना भी चाहिए। उसमें 1-2 कुछ प्लेयर्स ऑफकोर्स देयर वुड बी चेंजेस जो पीछे उससे टेस्ट से जो टीम से, लेकिन ये कि टीम ऑन द हाई है, लेकिन आप ओवरलुक नहीं कर सकते अफगानिस्तान की टीम को। उनके अगेंस्ट आप अगर सेकंड बारी कर रहे हैं तो उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। इस पे हम बात करेंगे। शोएब मोहम्मद पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर सेलेक्टर हमारे साथ मौजूद है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो शोएब
उससे बात करेंगे। अफगानिस्तान के खिलाफ जब भी पाकिस्तान के मैचेस होते हैं, चाहे वो T20 मैच हो चाहे वनडे मैच हो, मैं 2019 के वर्ल्ड कप में हेडिंग्ले लीड्स के मैदान पर मौजूद था जहां अफगानिस्तान का पाकिस्तान से मुकाबला था, लेकिन फिर इमाद वसीम ने क्या बैटिंग की, पाकिस्तान जीत गया। वहाब रियाज ने भी उनका साथ दिया। लेकिन अब सूरत हाल, और फिर उससे पहले 2018 का एशिया कप जिसका अबू धाबी में मैच हुआ था, शोएब मलिक ने बड़ी अच्छी बैटिंग की और पाकिस्तान जीत गया। लेकिन T20 में भी पाकिस्तान के गले में आ जाती है अफगानी टीम। शारजा में नसीम शाह अगर छक्के नहीं लगाते, उससे पहले दुबई में अगर आसिफ अली छक्के नहीं लगाते तो बड़ी मुश्किल हो सकती थी। इस पर बात करेंगे कि एज एन अपोनेंट शोएब मोहम्मद अफगानिस्तान की टीम को किस निगाह से देखते हैं। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा शोएब मोहम्मद के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हमारे साथ मेहमान मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर सेलेक्टर शोएब मोहम्मद, जिनसे हम बात करें अफगानिस्तान की सीरीज के हवाले से। इनसे बात करते हैं। शोएब, ब्रेक पर जाने से कबल जो मैंने बताया कि अफगानी टीम जो है हमेशा टफ टाइम देती है, चाहे T20 मैच हो चाहे 50 ओवर का मैच हो। आप उनकी बॉलिंग को कैसे देखते हैं? 2 मैचेज हैं हम्बन टोटा में, और हम्बन टोटा की विकेट के बारे में लोग कहते हैं इतनी फास्ट नहीं, स्पिन के लिए मदद देगी। उनकी टीम में अगर राशिद खान, मुजीबुर रहमान, नूर अहमद, मोहम्मद नबी हो तो वो मुश्किल डाल सकते हैं कि नहीं? उन्होंने हमेशा मुश्किल डाली है। और एवरी नाउ एंड देन लेटली आप जो भी आपने अभी पूरा ट्रैक रिकॉर्ड ही बता दिया कि जबरदस्त तरीके से क्या किसने परफॉर्मेंसेस दी, वो आउट ऑफ द ब्लू वो परफॉर्मेंसेज आई हैं। तो देयर विक्ट्री इज जस्ट राउंड द कॉर्नर वाली बात है। वन ऑफ दीज डेज उनको वो कामयाबी मिलेगी, इसी कि वो बेताशा मेहनत करते हैं और वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, स्पिनर्स स्पेशली मुजीब और राशिद जो हैं, और नबी एक्सपीरियंस होल्डर हैं और वो भी ही गेट्स अवे विद कपल ऑफ विकेट्स इफ नॉट 3। तो उनका एक अच्छी ट्रेजेक्ट्री स्पिनर्स की और फिर हमारे जो प्लेयर्स हैं वो उनको फ्री हिट मारते हुए इतना आसानी से वो मारने नहीं देते, इसी के उनके पास गिमिक्री जो है अब द स्लीव्स बहुत मुश्किल से हाथ रीड होता है। जैसे राशिद खान है, जैसे राशिद खान भी है और मुजीब खास तौर के ऊपर मुझे बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स टाइप का एक्शन है। और मैं देख रहा हूं कि अगर इनको पहले 1 से 2 मैचेस में एक विक्ट्री आई एम सीइंग के बिल्कुल ही या तो टाइट फिनिश हो गए या दे माइट कम आउट एज विनर्स। और अगर वो हो गया तो फिर ये सीरीज आपको अंदाजा है कि किस तरह इंटरेस्टिंग। अभी ज्यादा दूर नहीं जाए, मार्च में जो अफगानिस्तान के खिलाफ रमजान में हमने T20 सीरीज खेली जिसमें हमने कई प्लेयर्स को रेस्ट कराया शारजा में, तो वो हम 2 मैच शुरू के हार गए थे, फिर तीसरा मैच जीते थे। जी हाँ बिल्कुल। वही मैंने कहा कि ऐसी टीम है कि उनसे आप उनकी बैटिंग लाइन जो है ना वो अक्सर देखने में यही आया है कि उन्होंने लेट डाउन किया है, कम स्कोर करा है। हमारी बॉलिंग भी ऑफकोर्स बहुत अच्छी है, उनके बैट्समैन नॉट रिनाउंड प्लेयर्स अराउंड द वर्ल्ड में से हैं, कोई ऐसा कोई भी नहीं है कि एक इम्पैक्ट हो, थर्ड हो कि आए और पूरा बॉलिंग को बिल्कुल ही डिसमेंटल करके थोड़ी सी मुझे लगता है कमजोर नजर आती। क्या कहेंगे? क्या चीज? अफगानिस्तान की बैटिंग जो है वो उसमें बैटिंग और फील्डिंग भी कोई इतनी ज्यादा बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि उनकी बॉलिंग को वो बैक कर सके उस तरीके से। लेकिन जिस दिन ये 2 डिपार्टमेंट चले तो ये 3rd डिपार्टमेंट जो इनका बॉलिंग की मेन स्ट्रेंथ है एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट अराउंड द वर्ल्ड भी है मेरी नजर के अंदर। सही। तो मोस्ट डेफिनेटली ये ट्रबलसम टाइम दिखा सकते हैं पाकिस्तान, मुश्किल। अब पाकिस्तान टीम की तरफ हम आए, ओपनिंग का अगर हम बात करें, फखर जमान बड़े रन्स कर रहे हैं, फखर जमान और इमाम उल हक तो ओपनर्स होंगे, फिर 1 डाउन पे बाबर आ जाएगा। चौथे पे किसको रखेंगे ये लोग? सऊद शकील को इन्होंने सिर्फ अफगानिस्तान सीरीज के लिए रखा है। सलमान अली आगा भी है, सऊद शकील भी है और अब्दुल्ला शफीक भी है। अब्दुल्ला शफीक एज एन ओपनर सेलेक्ट हुआ है। तो अब चौथे पे कौन आएगा? फिर रिजवान
रिजवान एज अ विकेट कीपर भी खेलेगा। वनडे में उसकी परफॉर्मेंस इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं रही है जितनी T20 में। रिजवान आएगा, फिर उसके बाद आपके पास ऑलराउंडर है शादाब खान की सूरत में। मेरा अंदाजा है कि इसमें 4 नंबर पे रिजवान को भेज के 5 पे सलमान को कर देंगे। अच्छा। सऊद शकील की अगर इसको चांस अगर शुरू में देते हैं तो फिर आगे तो उसको चांस दे ही नहीं रहे। इसी हाँ। के वर्ल्ड कप में नहीं है, एशिया कप वाली टीम के अंदर तो रखा नहीं है, तो फिर फंस जाएंगे। अच्छा। कि भाई गलती एक्सपोज हो जाएगी तो ना। फिर उसको इंक्लूड तो कर सकते हैं ना अगर उसने परफॉर्मेंस कर। लेकिन फिर गलती कर बैठे तो वाली बात है ना, दिल गलती कर बैठा है तो वो चीज हाईलाइट हो जाएगी, मेरा मतलब है। तो 4 नंबर पे कोई गलत नहीं है रिजवान, आइडियल इसी के वो स्वीप शॉट अच्छा खेलते हैं, स्पिनर्स को बहुत अच्छा, स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते। तो स्पिनर को किल करने के लिए स्वीप शॉट एक ऐसा है कि शॉट है कि जो जिस तरह सरफराज आके किल कर देता था, तो वो चीज रिजवान के अंदर एक वाइड ऐसा प्लेयर है। 5 पे आप कह रहे हैं सलमान अली आगा, 6 पे कौन होगा? फिर 6 पे आपका इफ्तिखार, फिर शादाब। इफ्तिखार को भी तो रखा हुआ है ना, इफ्तिखार तो शादाब आ जाता है, 7वें पे शादाब हो गया। हाँ। फिर उसके बाद आपके पास 3 फास्ट बॉलर्स हो गए जिसमें नसीम शाह अगर फिट होता है, नसीम शाह, हारिस रऊफ और शाहीन शाह आफरीदी। हाँ। फिर एक स्पिनर की स्लॉट बची, नवाज को खिलाएंगे ये लोग, मोहम्मद नवाज लेफ्ट आर्म स्पिनर। नवाज का लेटली मुझे परफॉर्मेंसेस नहीं पता कि कितनी अच्छी, कहते हैं वो बैटिंग भी कर लेता है, फील्डर बहुत अच्छा है, मारधाड़ कर लेता है वो बैटिंग में। किसी के ऊपर तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। को भी ले गए फहीम अशरफ एज एन ऑलराउंडर, इन्होंने वसीम जूनियर को भी रखा हुआ एज एन ऑलराउंडर। नहीं वो अभी मेरा नहीं ख्याल, देखें पिच अभी तो हमने देखी नहीं है, लेकिन अगर कोई एक टाइम के ऊपर अंबन टोटा की जो विकेट थी बड़ी सीमिंग थी जब अथर ने ओपन किया था पाकिस्तान के लिए, जो हैदराबाद के जो फैसल अथर जी जी, तो वो मेरे ख्याल उन्होंने शायद 30-40 से ऐसे कुछ रन करे थे और आई बिलीव सो, और गेंद यहाँ से ऐसे मूव अराउंड कर रहा था। तो लेकिन अब वो काफी कितने साल पुरानी बात है, और तो अब आई डोंट नो कि क्या उसके टॉप सरफेस क्या छोड़ रहे हैं वो लोग। सही, तो ये देखना पड़ेगा कि मेरा अंदाजा है कि ये टर्निंग ट्रैक छोड़ा जाएगा ताकि पाकिस्तान फंसे। हाँ, अफगानिस्तान को एडवांटेज, जैसे कि मोरल पाकिस्तान का डाउन कर। लेकिन 2 तो हम्बन टोटा में ना, एक कोलंबो में, फिर कोलंबो में पाकिस्तान के एशिया कप में भी मैचेस है। बिल्कुल, वो तो देखें शुरू के मैचेस का बड़ा इम्पैक्ट होता है। वो वहाँ अगर कोई हिस्ट्री क्रिएट होती है, हाँ, तो दैट इज द टाइम टू मेक हिस्ट्री, और दैट्स वेयर इट कैन हैपन। वो इसे के थोड़ा सा डिफरेंट टेरिटरी है। कोलंबो में पाकिस्तान भी खेलता हुआ आया है, प्लेयर वहाँ ज्यादा यूज टू हैं, हमारी ज्यादा टीम, और ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग पाकिस्तान को एडेड एडवांटेज ये कि नॉट बाबर के बल्ले से रन सिर्फ नहीं देखने में आ रहे, दूसरे प्लेयर भी दे आर पुटिंग देयर एफर्ट्स और कमिंग आउट इन फ्लाइंग कलर्स वाली बात है कि उन्होंने भी स्कोर करना शुरू कर दिया। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साइन है। ऑफ कोर्स इमाम इज देयर, फिर फखर जमान बहुत आउटस्टैंडिंग है, फिर बाबर की 20-30 कर रहे हैं अगेंस्ट स्पिनर्स। हाँ, लेकिन एक बड़ी इनिंग वहाँ नहीं हो पाई उनसे, लेकिन ये कि ऑफ कोर्स ही इज सच फाइन एक्ट कि ही कैन कम आउट एज विनर एनी डे एट विल एंड डिजायर वाली बात है। इस सीरीज का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एशिया कप पर दोनों टीमों की परफॉर्मेंस पर? पाकिस्तान के ग्रुप में तो नेपाल है एशिया कप में और भारत है, और अफगानिस्तान के ग्रुप में श्रीलंका और बांग्लादेश है। क्या इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है इकबाल भाई? नहीं, रिजल्ट का अगर रिजल्ट कोई इतना अच्छा नहीं भी आता ना, तो मेरे लिए इतनी कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसी के जितना बड़ा टूर्नामेंट होता है उसकी जो फील है वो ऑन द डे उस टूर्नामेंट के साथ आपके अंदर आती है, और वहां से कॉन्फिडेंस लेवल, और वो फिर आपने पीछे 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले कुछ किया होता है, इसी कि अब वो डिफरेंट जगह के ऊपर हो रहा है या विकेटें डिफरेंट होंगी,
दुनिया की आंखें ज्यादा होंगी। ये सीरीज के ऊपर दुनिया की कम आंखें ग्लूड ऑन होगी और वर्ल्ड कप, जाहिर सी बात है कि एशिया कप और वर्ल्ड कप के ऊपर पूरा ग्लूड ऑन होगा, पूरे दुनिया हॉकाई से देख रहा होगा। तो जितना बड़ा प्लेयर होता है ही सीक फॉर दोज अपॉर्चुनिटीज के जहां वो बॉयज टू मैन और वहाँ राइज टू द ओकेजन, वहाँ अपने आप को वो प्रेशर लेना भी चाहिए कि बड़ा टूर्नामेंट है एंड आई वुड बी द विनर इन दिस टूर्नामेंट, या बेस्ट प्लेयर या बॉलर या बैट्समैन। तो ये प्लेयर टू प्लेयर डिफ्रेंशिएट करता है फ्रॉम स्टार टू सुपरस्टार। ठीक है, शोएब मोहम्मद का ये कहना है कि एशिया कप से कबल ये सीरीज हो रही, इसकी इतनी हाइप नहीं होगी, इसका इतना प्लेयर्स पर प्रेशर नहीं होगा जितना एशिया कप का होगा, क्योंकि इसके नतीजे, क्योंकि ये दो ममालिक के दरमियान सीरीज एक बड़ा इवेंट आने वाला है 30 अगस्त से एशिया कप, तो डेफिनेटली उसमें प्रेशर भी होगा प्लेयर्स पर और कोशिश भी होगी अच्छा परफॉर्म करें। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद शोएब मोहम्मद के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर सेलेक्टर शोएब मोहम्मद, जिनसे हम बात कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज मोहम्मद इमरान ने। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम अस्सलाम बेग साहब, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ शोएब मोहम्मद मौजूद है, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर और मोहम्मद बरादरान के खानदान से ताल्लुक रखने वाले। ये बताएंगे ये क्या कंट्रोवर्सी आ गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो वीडियो वाली है, वसीम अकरम ने भी ट्वीट कर दिया और भारत में तो उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया। विक्रांत गुप्ता के प्रोग्राम में मैं देख रहा था। आप क्या समझते हैं, फिर रात गए पीसीबी ने उसको सही करके भेजा, क्या समझते हैं इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? देखिए, सबसे पहले तो इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन पर ही आयद होती है, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिस वीडियो का आपने जिक्र किया है कि अगर आप पाकिस्तान की तारीख दुनिया के सामने रखें तो आप तारीख को अपनी मर्जी से लिखना शुरू कर दें। ये हो नहीं सकता है। आप किसी भी एक खिलाड़ी को जो कि पाकिस्तान के लिए जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, वो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं दुनिया क्रिकेट में उनका नाम है। आप उस वक्त की बात करेंगे जब रिचर्ड हैडली हैं, जब कपिल देव हैं, जब डेनिस लिली हैं, तो चौथा कौन आपको नजर आएगा? क्लाइव लॉयड के साथ कौन खड़ा नजर आएगा? तो आप इस किस्म की चीजें करके लोगों को पेश करते हैं, लोगों को दावत देते हैं कि वो आए और आपको बुरा भला कहें, और आप सिर्फ अपने आप को पाकिस्तान के लोगों के सामने जो है दावत नहीं दी कि वो आपको बुरा भला कहें। पूरी दुनिया, आपने दुनिया को दावत दी है कि वो आपके सामने आपको बुरा भला कहें और आपको याद कराएं। और उसके बाद जो आपने वीडियो का जिसका जिक्र किया है, उसमें जो अगली वीडियो उसको डिलीट करने के बाद जब नई वीडियो डाली गई है, उसके ऊपर भी कॉमेंट्स आ रहे हैं कि उसमें वसीम अकरम नहीं है, वसीम अकरम ने निशानदेही की थी। तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट में ये जो इस तरह की चीजें हैं, जरूरत नहीं है कि आप गैर जरूरी तौर पर चीजों को अपने अंदाज से पेश करने की कोशिश करें। जो हकीकत है आप उसको आगे लेकर के चलें। आप हनीफ मोहम्मद का नाम पाकिस्तान की क्रिकेट से हटा नहीं सकते हैं। लेकिन सियासी इख्तिलाफ लाख हो, हर एक का सियासी इख्तिलाफ हो सकता है, आपका नजरिया मुख्तलिफ हो, मेरा नजरिया मुख्तलिफ हो, पीसीबी के ऑफिशियल का नजरिया मुख्तलिफ हो, लेकिन अगर सियासी इख्तिलाफ के होने के बावजूद आप तारीख को तो मस्त नहीं कर सकते ना। चेयरमैन पीसीबी का तो सियासी सोच होनी ही नहीं चाहिए। इख्तिलाफ तो फिर बहुत दूर की बात आती है। आप वहां पर किसी सियासी एजेंडे के तहत तो नहीं आए हैं। भले आप किसी सियासी जमात के साथ आपका ताल्लुक हो, किसी सियासी जमात के साथ आपकी कुर्बत हो, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठकर आप किसी भी किस्म के सियासी नजरिए को फरोग नहीं दे सकते। आपको पता है, ये तो जो एथिक्स हैं, जो आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट है, ये तो उधर लिखा होता है कि आप किसी किस्म की सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते, आप किसी किस्म की नस्ल परस्ती के ऊपर गुफ्तगू नहीं कर सकते। ये तो सारी चीजें वहां पर लिखी हुई हैं। यहाँ पर कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कज़ावी स्टेडियम में कोई सियासी जमात के झंडे लेके जा सकता है? नहीं जा सकता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी किसी भी बुनियाद के ऊपर किसी भी शख्स को पाकिस्तान के क्रिकेट से इस तरह से अलग नहीं कर सकते। आप तारीख बदलने की, तारीख को मस करने की, तारीख को अपने अंदाज में लोगों के सामने पेश करने की कोई जरूरत नहीं है। एक सादा सी चीज है, अगर आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं, क्रिकेट का भी यही उसूल है, अगर आप
आउट ऑफ फॉर्म होते हैं ना सर, तो आप बेसिक्स पे जाते हैं और बेसिक्स आपकी बहुत सिंपल होती हैं। लेकिन आपने कथा कलामी होती देखा कि ट्रेंड क्या चल रहा था, शेम ऑन पीसीबी, विल बॉयकॉट पीसीबी, आपने देखा ना, क्रिकेट विल बॉयकॉट क्रिकेट, बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा था, बड़ी बैशिंग हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। देखें ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लोगों को दावत दी है कि वो आए और उनको बुरा भला कहें। इनको जरूरत क्या आती, मतलब इस किस्म की चीजों को करने की, आप एक कर नहीं सकते ना। ये एक गैर जरूरी तौर पर अपने आप को उस मामले में उलझाया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जिसकी कोई ना वजह बनती है, ना कोई उसकी दलील बनती है, ना वो हकायक के करीब है, हकायक के मुनाफी चीजें हैं। अब हम बहुत जालिम लोग हैं असल में। हम देखें कि जब एहसान मानी साहब का दौर था तो इसी क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हॉल ऑफ फेम का सिलसिला शुरू किया। अब हनीफ मोहम्मद, फजल महमूद और एएच कारदार के होते हुए आप किसी भी तौर पे इमरान खान साहब से जाके हॉल ऑफ फेम शुरू नहीं कर सकते। आपका हॉल ऑफ फेम शुरू हुई फजल महमूद, इम्तियाज अहमद और एएच कारदार और पाकिस्तान की उस पहली टीम से होता है 52 की 54 की, जिसने पाकिस्तान के लिए कामयाबियां हासिल की। ये हर दौर में जो भी चेयरमैन होता है ना जी क्रिकेट बोर्ड का, वो अपने बड़े लोगों को खुश करने के लिए तमाम कवायद ज़वाबित, कवानीन, उसूल, तमाम चीजों को, अखलाकियात को बालाए ताक रखते हुए सिर्फ ऊपर बैठे साहब को खुश करने की कोशिश करता है, और इसका हमेशा नुकसान हुआ है। इसका हमेशा नुकसान हुआ है। इस वीडियो की आप तो लाहौर में हैं, वहाँ कदाफी स्टेडियम लाहौर की राहदारियों में क्या इत्तलात हैं? 7 जुलाई को ज़का अशरफ साहब ने पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन का ओहदा संभाला था, और आप क्या देखते हैं, इलेक्शन नजर आ रहे हैं आपको होते हुए? कुछ जैसे पेशावर हाई कोर्ट से केस खारिज हो गया, फिर बलूचिस्तान का भी केस खारिज हो गया, लाहौर में चल रहा है, तो आप देखते हैं कि इलेक्शन हो जाएंगे आइंदा आने वाले दिनों में पीसीबी के? बेशक इलेक्शन हो भी जाएं, चेयरमैन मुंतखब हो भी जाएं, उससे फर्क नहीं पड़ता है जब तक वजीर आजम के पास ये इख्तियार है कि वो अपने नामजद शख्स को की नामजदगी को वापस ले सकता है। इलेक्शन उसका रास्ता रोक ही नहीं सकते हैं। रमीज राजा साहब का रास्ता, इलेक्शन हुए थे ना उनके, तो वो तो इलेक्शन के जरिए मुंतखब हुए थे, लेकिन तो जिस दिन वो 22 दिसंबर को चले गए 2022 चले गए, प्राइम मिनिस्टर ने उनका नाम वापस ले लिया। तो ये इलेक्शन करवा के भी ये कुछ कहा नहीं जा सकता वसूख के साथ, या इसकी तस्दीक नहीं की जा सकती, या यकीन दहानी नहीं है कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 3 साल के लिए चेयरमैन है। जब ऊपर बैठे जो जिनके पास नामजदगी का इख्तियार है वो वापस ले लेंगे। और इसीलिए मेरा ख्याल है कि जो मैनेजमेंट कमेटी बनी थी ये वाली 4 माह की, इसके पीछे भी यही सोच है। और अब अगर इन 4 माह के दौरान इंतखाबात नहीं होते हैं तो फिर आप देखें कि फिर आपको जाना पड़ना है आईपीसी मिनिस्ट्री के पास और वजीर आजम साहब के पास के दोबारा से इसकी मुद्दत में तोसी की जाए, तो एक नया खेल चलेगा। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। 22 दिसंबर को ले लें, उससे पहले मानी साहब के दौर को ले लें, और इसके बाद जिस तरीके से ज़का अशरफ साहब का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में दाखिला हुआ है, ये को क्रिकेट के लिए अच्छी चीजें नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। इनसे नुकसान होता है, पाकिस्तान का नाम खराब होता है। जिस तरीके से अब देखें इस वीडियो ने सारी दुनिया में पाकिस्तान के लिए शर्म का मुकाम है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, जो अपनी राय का इजहार कर रहे थे। शुएब मोहम्मद से भी जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे इनकी राय भी जानेंगे। हम एक और ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद शुएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है, इनके साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और मेरे साथ मौजूद हैं शुएब मोहम्मद, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, जिनसे हम बात कर रहे थे। लेकिन ब्रेक पर जाने से कबल हमने बात की स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज मोहम्मद इमरान से, जो बात कर रहे थे। शुएब, जिस तरह हनीफ मोहम्मद के बगैर पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख नामुकम्मल है कि वो उस जमाने में 1952 की पाकिस्तान की पहली टीम के रुकन थे, पहले विकेट कीपर थे, जो पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच फिरोज शाह कोटला ग्राउंड नई दिल्ली में है, पहले 50 भी उनकी थी। फिर उसके बाद लखनऊ में जो हम खेले तो इम्तियाज अहमद कीपर आ गए थे लखनऊ टेस्ट, दूसरा जो पाकिस्तान जीता। पहला वाला हम हार गए थे 16 अक्टूबर 1952 को, जो फिरोज शाह कोटला ग्राउंड नई दिल्ली में हुआ था। लेकिन जो दूसरा टेस्ट मैच था यूनिवर्सिटी ग्राउंड लखनऊ में हुआ था, वो पाकिस्तान जीत गया था। और अब उस ग्राउंड में सूरत हाल, ये ग्राउंड खत्म हो गया, धोबी घाट बन गया। मैंने वो देखा है आपने ना? देखा, मुझे सब पता है। तो अब आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख सियासत से कतई नजर, कोई किसी को पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए ना? ये ब्लंडर किया है पीसीबी ने। देखिए, स्पोर्ट्स तो एक बिल्कुल पॉलिटिक्स से अलग है, अलग एंटिटी है।
उसको पूरी दुनिया में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी कहा जाता है, जेंटलमैन गेम भी कहा जाता है। और इसके अंदर बेतहाशा और जितने भी दुनिया के स्पोर्ट्समैन जो हैं वो उनको वैल्यू उनकी पूरी दुनिया में एलीट स्पोर्ट्समैन की बात कर रहा हूँ, बेतहाशा होती है। तो हर चीज से ओवरलुक करके आप अपने जो होम हीरोज हैं ऑफ द गेम उनको कभी ओमिट नहीं कर सकते, इसीलिए वो दिल के अंदर उनके नाम एनग्रेव्ड हैं। सही। तो इस वजह से वो चीज मेरा ख्याल से गलत हो गई और फिर लेकिन उन्होंने रेक्टिफिकेशन उसकी जल्द से जल्द करी। गायब थे उसमें थोड़ा वो देखे वो जल्दी में गलती एक और गलती गलती बिल्कुल ये हुई है। और उसमें थोड़ा से जो हॉकाई से जो देखने वाले या जो बड़ी उस पोस्ट के ऊपर इस चीज को इंचार्ज हैं वो बिल्कुल उनके ऊपर आईब्रो रेज होती है कि ये गलती चाहे वसीम अकरम हो या कोई एनी अदर नेम एलीट स्पोर्ट्समैन जो दुनिया में पाकिस्तान की तरफ से खेले और नाम कमाया और पाकिस्तान का फ्लैग ऊपर लेके गए, उनको आप ऐसे ओवरलुक नहीं कर सकते। गिनती के तो कुछ ही तो लोग हैं जो स्टार्स हैं पाकिस्तान के। लेकिन शोएब अब आप क्या देखते हैं कि अब पाकिस्तान क्रिकेट में जिस तरह से अभी मैंने हाफिज इमरान से पूछा इलेक्शन होंगे तो आप समझते हैं कि अभी तो इंटरम पीरियड चल रहा है ना कि ज़का अशरफ साहब क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है, जब ये मुकम्मल चेयरमैन आ जाएंगे जब अगर इलेक्शन जीतते हैं और 3 साल का, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में स्टेबिलिटी कहाँ रहती? रमीज राजा भी तो 3 साल के लिए आए थे, आपके साथ ओपन करते थे, वेस्ट इंडीज के दौरे पर आपने बड़ी तस्वीरें बनाई उनकी 88 में, बड़े बड़े बाल थे उनके, मोहसिन कमाल आप। हाँ बिल्कुल नहीं, बहुत गोल्डन टाइम पीरियड था क्रिकेट का भी और हमारी टीम का भी, जो वहाँ जाके वेस्ट इंडीज को जाके हिलाया और हराया भी और उन्होंने थोड़ी बेईमानी की। हेलमेट पहनते थे उस वक्त भी ना? जी 88 में बिल्कुल पहनते थे। वो आपके चचा सादिक मोहम्मद ने हेलमेट इंट्रोड्यूस कराया था ना 78 में जो इंग्लैंड का टूर था, इंग्लैंड का टूर, फैसलाबाद में वो टेस्ट मैच हुआ था पहला, जब कपिल देव ने पहला ओवर किया था। अच्छा, तो वो तो वेस्ट इंडीज टूर की बात कर रहे थे आप? हाँ, तो बस वो सीरीज वहाँ उन्होंने थोड़ी सी हमारे से बेईमानी की थोड़ी सी, बहुत मतलब जो इनसाइड एज लगा वो उसने बैट यहाँ रखा, व्यूअर्स को भी दिखाते चलूं, और यहाँ से लग के इतना बड़ा डिफ्लेक्शन, यहाँ से बॉल इधर आया और डॉली कैच मुदस्सिर भाई ने उसको कैच किया, कादिर भाई की बॉल पे शॉर्ट लेग पे, तो यू कैच इतना बड़ा आउट, उसको भी नॉट आउट उसने, मरहूम का फटा भी हो गया था अब्दुल कादिर, वो इस वजह से कि वो उन्होंने पैर जैसे ही उसने नो बॉल की उन्होंने पैर वहीं जमा दिया, तो वो पैर क्रीज के अंदर था, लेकिन नो बॉल उसने दे दी थी तो उसने फ्री हिट, वो मुझे लगता है कि पहले से सॉर्ट ऑफ प्लान था कि ये अंपायर ये देगा, और उसने 2 छक्के आउट ऑफ द ग्राउंड मारे। अच्छा, मतलब इतनी टाइट सिचुएशन, 2 विकेट रह गई। कौन था बैट्समैन? मेरे ख्याल से डुजॉन था या विंस्टन बेंजामिन और बेंजामिन था, मुझे कंफर्म बेंजामिन जी, ठीक है। तो इस तरह की चीजें होती रही। एक इंग्लिश राइटर था, उसने लिखा था कि 88 की टीम वेस्ट इंडीज की अनशेकेबल थी, लेकिन पाकिस्तान ने उनको इतना टफ टाइम दिया, और फिर ये इंसिडेंट भी लिखा कि जिस तरह हम ये मैच सीरीज जीत जाते, फर्स्ट टाइम आफ्टर 35 ईयर्स वेस्ट इंडीज में कोई टीम हराती, उसमें मैं माशाल्लाह से जावेद भाई के बाद 2nd हाईएस्ट स्कोरर था। बड़ी टीम थी वो पाकिस्तान, बहुत जबरदस्त, उनकी बैटरी और फास्ट बॉलिंग कमाल की थी, हमारे प्लेयर भी बड़े अच्छे थे। ठीक है शोएब, आपसे कभी इस पे भी बात करेंगे माजी के ऊपर ना। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब मोहम्मद, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर सिलेक्टर हमारे साथ मौजूद थे, और इन्होंने 88 के वेस्ट इंडीज के दौरे की याद ताज़ा कर दी। 35 बरस कबल पाकिस्तानी टीम वेस्ट इंडीज में खेली थी, अंपायर बेईमानी करते थे, उस वक्त जो थे वो मैच रेफरी नहीं होते थे, और बहुत सारी चीजें होती थी। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की ये कोशिश, ये काविश आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।